नमस्कार। जुडिशरी पाथफाइंडर में आपका स्वागत है। तो कल वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 की कुछ विशेषताएं थी, उसके बारे में हम आज बात करेंगे, जो इस प्रकार से है। इसमें से पहले हम इंट्रो जान लेते हैं। जमींदारी उन्मूलन को आज 70 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, फिर भी यह अधिनियम अपने सभी उद्देश्यों को पूर्णतः सफल नहीं कर पाया है। लेकिन अधिनियम की सफलता या असफलता की इस प्रकार से हम निम्नलिखित शीर्षकों में व्यक्त कर सकते हैं। इसका पहला जो उद्देश्य था वो था मध्यवर्तियों की समाप्ति। तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं। अधिनियम के पूर्व जोतदार और सरकार का सीधा संबंध नहीं था। मीन्स अधिनियम से पहले जोतदार और सरकार का संबंध सीधा नहीं हुआ करता था। दोनों के मध्य जमींदार, तालुकदार, इलाकेदार और जागीरदार का वर्ग था। यह बिचौलिया वर्ग किसानों से लगान आदि वसूल करते थे तथा उनका शोषण भी करते थे। अधिनियम का उद्देश्य इन बिचौलियों को हटाकर जोतदार और सरकार का सीधा संबंध स्थापित करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति में अधिनियम पूर्णतः सफल हो पाया है। अब बढ़ते हैं सेकंड उद्देश्य की तरफ। सेकंड उद्देश्य था जोतदारी व्यवस्था को सरल बनाना। अधिनियम के पूर्व भूमि विधि में 14 किस्म की जोतदारियां थी जो कठिन और भ्रामक थी। यह अधिनियम इस उद्देश्य को भी प्राप्त करने में पूर्णतः सफल रहा, क्योंकि अब 14 जोतदारियों को समाप्त करके 4 प्रकार के जोतदार, जिनमें भूमिधर, सिरदार, असामी और आदिवासी को बना दिया गया। हालांकि 30 अक्टूबर 1954 को आदिवासी को समाप्त कर दिया गया और उसे सिरदार में मिला दिया गया। फिर 28 जनवरी 1977 को 3 प्रकार के जोतदारों का प्रावधान किया गया, जिसमें संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर, दूसरा असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर एंड लास्ट इज असामी को बनाया गया। उसके बाद पुनः 1986 में संशोधन द्वारा इसमें एक सरकारी पट्टेदार को जोड़ा गया। तत्पश्चात पुनः 4 प्रकार के जोतदार हो गए, जिसमें पहला संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर, सेकंड असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर, थर्ड असामी एंड फोर्थ इज सरकारी पट्टेदार। तीसरी विशेषता क्या थी इस अधिनियम की? जो जमींदारों के आगामों, अधिकारों व हितों का अर्जन करना। तो इसकी यही विशेषता थी। अधिनियम द्वारा मध्यवर्तियों मीन्स जमींदारों के अधिकार, आगम व हितों का अर्जन प्रतिकर तथा पुनर्वास अनुदान देकर किया गया। यह अधिनियम इस उद्देश्य की प्राप्ति में पूर्णतः सफल हुआ। चौथा उद्देश्य था लगान या पट्टे पर भूमि उठाने का प्रतिबंध। अधिनियम से पूर्व कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि को लगान, पट्टे पर उठा सकता था, किंतु अधिनियम ने लगान तथा पट्टे पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि अधिनियम का उद्देश्य कि जो व्यक्ति भूमि को स्वयं जोत रहा है वही भूमि का स्वामी माना जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, वो है इसी अधिनियम के धारा 57 सब क्लॉज 1, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई अक्षम व्यक्ति जो डिसेबल है तो उसको क्या है, अपनी भूमि को पट्टे पर देने का प्रावधान करती है धारा 157 सब क्लॉज 1। ठीक, यह अधिनियम इस उद्देश्य को प्राप्त करने में आंशिक रूप से सफल हुआ, क्योंकि यह अधिनियम भागीदारी में खेती करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता, लेकिन एवं साथ ही खेती में बटाई प्रथा को रोकने में भी असफल रहा। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें उद्देश्य की तरफ। पांचवा उद्देश्य था अधिनियम जोत भूमि संग्रहण पर भी रोक। यह अधिनियम एक जोतदार को 12.5 एकड़ से अधिक जोत की संग्रहण पर रोक लगाता है। 1974 के संशोधन से पहले परिवार में अवयस्क बच्चों को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण लोग अवयस्क बच्चों के नाम काफ़ी सारी जमीनें खरीद लेते थे। लेकिन 1974 के संशोधन के बाद धारा 154 में परिवार के अंतर्गत अवयस्क बच्चों को भी शामिल किया गया। अतः उसके पश्चात कोई भी जमींदार अपने अवयस्क बच्चे के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता तो वो उस जमींदार की ही प्रॉपर्टी मानी जाती। तो इस प्रकार से वो 12.5 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं खरीद सकता था। अतः यह अधिनियम जोत भूमि के अधिक संग्रहण पर रोक लगाने में पूर्णतः सफल हो गया। आगे बढ़ते हैं। छठवां इसका उद्देश्य था गांव का जनतांत्रिक विकास। इस अधिनियम के लागू होने के बाद गांव में 4 संस्थाएं, जिनमें से ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम समाज तथा भू प्रबंधक समिति को स्थापित किया गया, जिससे गांव के प्रशासन में अत्यधिक सफलता मिली तथा गांव के लोगों में जनतांत्रिक भावना जागृत हुई। अतः यह अधिनियम इस उद्देश्य को प्राप्त करने में भी पूर्णतः सफल हुआ। आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंड 7 उद्देश्य क्या था? सहकारी खेती को प्रोत्साहन। इस अधिनियम का उद्देश्य सहकारी खेती को बढ़ावा देना भी था, किंतु पर्याप्त प्रयासों के बावजूद भी सहकारी खेती के क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं हुई। इसलिए सहकारी कृषि फार्म संबंधी कानून को
1965 के संशोधन द्वारा निकाल दिया गया। अतः इस उद्देश्य को प्राप्त करने में यह अधिनियम पूर्णतः सफल नहीं हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि अधिनियम अपने अधिकतर उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा। धन्यवाद।